Hello guys, so in this video we will discuss the book The Greeks and the Irrational written by E.R. Dodds. हम इसके 3 चैप्टर्स को डिटेल्ड पढ़ेंगे, दैट इज चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 8। और उससे पहले हम अपने ऑथर के बारे में जान लेंगे, E.R. डॉट्स के बारे में जान लेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन विद द वीडियो, बट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर वी स्टार्ट। तो बेसिकली E.R. डॉट्स थे एक ब्रिटिश क्लासिकल स्कॉलर। इनका जन्म हुआ था 1893 में एंड ही पास्ड अवे इन द ईयर 1979। ये जाने जाते हैं आज तक अपनी ग्रीक लिटरेचर और फिलोसफी में जो इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उसके लिए। सबसे ज्यादा जो इनका वर्क जो फेमस हुआ, उसको रिकॉग्निशन मिला, वो यही वर्क था द ग्रीक्स एंड द इरेशनल। और ये आज तक उतना ही रिकॉग्नाइज और उतना ही इन्फ्लुएंशियल वर्क है। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। पहले हम जान लेते हैं जो टेक्स्ट है द ग्रीक्स एंड द इरेशनल, ये है क्या, इसके अंदर मेन आइडिया किस चीज के बारे में बात की गई है। तो बेसिकली ग्रीक्स, जो ग्रीक में रहने वाले लोग थे, वो एक रैशनैलिटी को, यानी कि जो फैक्ट्स होते हैं, सच्ची बातें होती हैं उनको, और ड्रीम्स को, यानी कि जो इरेशनल बातें होती हैं जैसे कि मैजिक, डिविनेशन, भगवान में मानना, जादू टोना, इन सब चीजों के बीच में एक बैलेंस कैसे बना के रखते थे। यानी दे आर टॉकिंग अबाउट द लाइन बिटवीन रेशनल एंड द इरेशनल। Dodds explores, ये थर्ड लाइन से मैं रीड कर रही हूँ। Dodds explores the roots of Greek thought, the transition from earlier civilizations and the perspectives of key philosophers like Plato। इस टेक्स्ट में ये भी बात की गई है कि कैसे जो एक तरीके से प्रोग्रेशन होता है, जो पहले के लोग थे वो कैसे रह रहे थे, वो कैसे डिवीजन करते थे बिटवीन रेशनल एंड द इरेशनल एलिमेंट। और उसके बाद जो बाद में जो फिलोसोफर्स आए जैसे कि प्लेटो, जो बहुत ही माने हुए फिलोसोफर है, जिनकी फिलोसफीज हम आज तक पढ़ते आए हैं, इसमें क्या डिफरेंस आया। तो यही इस बुक में इन चीजों के बारे में बात की गई है, ग्रीक कल्चर के बारे में बात की गई है। सो हम फटाफट से आ जाते हैं अपने चैप्टर 1 पे, जिसका नाम है द ग्रीक्स एंड इरेशनल। पहले ही चैप्टर में ये बात की जाती है कि एंशंट ग्रीक कल्चर में इरेशनैलिटी क्या थी, कैसे होती थी, यानी कि ड्रीम्स, मैजिक, इन सबको लोग कैसे परसीव करते थे, कैसे समझते थे। तो अब ये बात करना स्टार्ट करते हैं। He delves into the nuances of what the Greeks considered rational and irrational, which were not necessarily equivalent to our modern interpretations। ये कहते हैं कि उस टाइम लोग किस चीज को रेशनल समझते थे और किस चीज को इरेशनल समझते थे ना, वो बहुत डिफरेंट होगा कि आप आज आज के मॉडर्न टाइम में रेशनल इरेशनल को क्या समझते हो, उनके अंदर क्या आपके दिमाग में चीजें आती हैं, वो बहुत डिफरेंट होंगी, क्योंकि प्रोग्रेशन हुआ है, चीजों में चेंज आया है। The fourth line here, Dodds highlights the Greeks' dualistic view of the world, where they sought to balance rationality with elements they perceived as irrational, such as dreams, divination, and magic। उस टाइम लोगों का डुअलिस्टिक व्यू था, यानी कि वो सही बातों को, फैक्ट्स को तो समझते थे, पर साथ ही साथ ड्रीम्स में बहुत बिलीव करते थे कि सपने में ये देख लिया तो हाँ ये भी हो सकता है हमारे रेशनल वर्ल्ड में। अगर हम भगवान में इतना मानेंगे, ये वगैरह वगैरह करेंगे, तो हमें इस चीज की प्राप्ति हो जाएगी, जादू टोना करने से ये प्राप्त हो जाएगा। सो दीज थिंग्स, अ डुअलिस्टिक व्यू। Dodds discusses the significance of dreams in Greek society। अब उस टाइम पे क्या होता था कि ग्रीक सोसाइटी में किसी को कोई सपना आया, सोचो कोई बहुत अच्छा आया, कोई बहुत बुरा सपना सपना आया, तो वो उसको भगवान का मैसेज समझते थे कि भगवान ने हमें फ्यूचर की एक झलक दिखाई है और हमें इस चीज से कुछ समझ जाना चाहिए, इट इज अ सिंबल, वह समझते थे। और इसी चीजों से को बुरा सपना आया जैसे, तो वो उसके लिए पूजा पाठ करवाते थे, भगवान की याचना करते थे, ऐसे अलग चीजों से ऑरिकल से कंसल्ट करते थे, जो आपको कुछ भी बता सकते हैं, आपका हाथ पढ़ सकते हैं या फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं, ऐसी चीजों के बारे में बहुत बिलीव करते थे। So, fourth last line, despite the seemingly irrational nature of these practices, Dodds argue that they played a crucial role in Greek society by providing a framework for understanding and navigating the complexities of life।
हाँ, ये जो बात है ये आज आपको पढ़ते हुए बहुत इरेशनल लग रही होगी कि सपने से ऐसा कोई कैसे समझ सकता है, कि सपने को कोई सिंबल कैसे समझ सकता है। पर उस टाइम के लिए ग्रीक सोसाइटी का ये फ्रेमवर्क था। लोगों की जिंदगियां ऐसे ही चलती थी, लोग अपनी जिंदगी को ऐसे ही चलाना पसंद करते थे। उनके लिए चीजें आसान हो जाती थी अगर वो रेशनल और इरेशनल में एक बैलेंस बनाए रखें। सो इट वाज इरेशनल अकॉर्डिंग टू देम। ये लास्ट स्लाइड है हमारी चैप्टर 1 की। चैप्टर 1 कवर हो जाएगा इसमें। Furthermore, Dodds examines the relationship between magic and rationality in Greek culture. While magic was often associated with superstition and irrationality, Dodds suggests that it also had its place within the broader context of Greek religion and philosophy. ये कहते हैं कि आपको लगेगा कि मैजिक और रेशनैलिटी क्या, इनका बीच का कनेक्शन क्या है। ग्रीक रिलीजन में मैजिक का बहुत ही बड़ा रोल है, एक डिवाइन नेचर का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने इलियड पढ़ी होगी अपने फर्स्ट ईयर में इंग्लिश ऑनर्स में, तो आपको पता होगा कि जो ग्रीक रिलीजन है, ग्रीक गॉड्स हैं, कितनी मान्यता है, कितने कनेक्शंस हैं उनके मिथ्स के साथ, कितने कनेक्शन है एक डिवाइन जो नेचर के कनेक्शंस हैं। तो इसी वजह से उनका जो बिलीव है मैजिक में होना बहुत ही कॉमन बात है कि हाँ वो बिलीव करेंगे अगर उनका रिलीजन ही इनको ये बातें बताता है तो ये कहते हैं कि मैजिक ना प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए भी यूज किया जाता था। जैसे लोगों को चोट वगैरह लग गई या किसी को प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए यूज किया जाता था। और उससे उस टाइम के लोग ये भी बोलते हैं कि हाँ, उससे वो रेशनल रिजल्ट्स भी देख पाते थे कि बाय द इरेशनल एलिमेंट्स लाइक मैजिक उनको रेशनल रिजल्ट्स मिलते थे, यानी कि लोग हील हो जाते थे, लोगों को प्रोटेक्शन मिलती थी एंड सो ऑन। Overall, this chapter lays the groundwork for understanding how the Greeks conceptualized irrationality and the role it played in their society, setting the stage for further exploration in subsequent chapters. तो बेसिकली स्टार्टिंग में ये बता दिया गया है कि कैसे ग्रीक्स ने irrationality को एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट की तरह देखा और उसी को अपनी सोसाइटी में अपने रहन सहन में अडाप्ट कर लिया। तो मूविंग टू द सेकंड, दिस चैप्टर इज बिफोर द ग्रीक्स। जैसा कि आप टाइटल से देख सकते हैं, ये चैप्टर बात कर रहा है द प्री ग्रीक सिविलाइजेशंस की। ग्रीक से पहले, जब ग्रीक कल्चर की स्थापना नहीं हुई थी, स्टार्ट नहीं हुआ था, उस टाइम की क्या बात है। सो ही सेज he explores the influences of civilizations such as Minoans and Mycenaeans, as well as the impact of Near Eastern cultures on early Greek society. ये कहते हैं कि जो अर्ली ग्रीक सोसाइटी थी ना, जो अभी बनी नहीं थी और बनने के लिए अभी तैयार हो रही थी, तो वो अलग अलग सिविलाइजेशन से बहुत ही इन्फ्लुएंस थी। जैसे कि मिनोअन्स, माइसीनियंस और उनके आसपास के अलग अलग ईस्टर्न जो कल्चर थे उन सबसे इन्फ्लुएंस्ड है, यानी कि एक ही कल्चर ग्रीक कल्चर में बहुत सारे कल्चर्स का कंट्रीब्यूशन है। Moving forward, Dodds discusses the religious practices and beliefs of these pre-Greek civilizations, highlighting their emphasis on ritual and symbolism. ये कहते हैं कि जब ग्रीक कल्चर स्टार्ट नहीं हुआ था, ग्रीक सिविलाइजेशन नहीं हुई थी, तो उस टाइम भी जो वहाँ के लोग थे ना, वो अलग अलग रिचुअल्स पे, यानी कि अलग अलग जो प्रोसीजर्स होते हैं, मैजिकल प्रोसीजर्स होंगे, जो भी होगा उनका, उस पर बहुत फोकस करते थे वो लोग। यानी कि वहाँ के लोगों को दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस भी होते थे, दूसरों को देखते भी थे, और इन सब से वो एक इरेशनल जो एलिमेंट्स है उनका यूज करके अपनी लाइफ को जीते थे। He explores how these early cultures viewed the world through a lens of magic and myth. बेसिकली डॉट्स यहाँ पे जो मेन बात कहना चाहते हैं ना चैप्टर में, वो जो मेन कॉन्सेप्ट होता है चैप्टर का वो ये है कि ये बताना चाहते हैं कि कैसे ये जो अर्ली कल्चर्स थे, जो भी प्रॉपरली सेटअप भी नहीं हुए थे ना, वो कितनी पहले से मैजिक और मिथ के साथ जी रहे थे। वो गॉड्स, सुपरनैचुरल फोर्सेस, इन सब पे कितना एम्फेसिस डालते थे, कितना इनमें बिलीव करते थे। तो इनकी मेन कहने की बात यहाँ पे यही है। The last slide for this chapter.
Dodds also examines the transition from these earlier civilizations to the rise of Greek culture, noting the shift towards a more rational and philosophical outlook. अच्छा, अब इस चैप्टर में ना रैप अप करते हुए बात जो आ जाती है वो आती है कि जो प्री ग्रीक सिविलाइजेशन थी, आई एम सॉरी, ये जब ग्रीक कल्चर में कन्वर्ट हुई या प्रोग्रेस होते होते ग्रीक कल्चर जब बन गया ना, तो ये सिविलाइजेशंस थोड़ी सी रेशनल होने लग गई। यानी कि जो पूरी तरीके से गॉड्स पे, मिथ्स पे और मैजिक पे पूरी तरह से रिलाइड थी ना, अब ये थोड़ी बहुत रेशनल एस्पेक्ट्स को जानने लग गई कि हाँ, हम मैजिक वगैरह में मानते हैं, पर साथ ही साथ एक फैक्चुअल बात भी होनी चाहिए, हमें एक रेशनल बात को भी अडाप्ट करना चाहिए। तो ऐसे ही हमने देखा कि कैसे ग्रीक्स ने पहले के कल्चर से एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करते हुए अपने रिलीजन को आगे प्रोग्रेस किया है। So, overall, this chapter provides important context for understanding the origins of Greek thought and the influences that shaped their worldview, laying the groundworks for the development explored in later chapters. Basically, यहाँ बता दिया गया है कैसे कि जो प्री ग्रीक सिविलाइजेशन थी, वो ग्रीक सिविलाइजेशन में कन्वर्ट हुई और आगे आगे चलते चलते उनकी डेवलपमेंट होती गई, वो इन्फ्लुएंस होते गए दूसरे कल्चर से, और एक ज्यादा रेशनल एस्पेक्ट को अडॉप्ट करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। चैप्टर 8 है प्लेटो एंड द इरेशनल। In this chapter, Dodds focuses on the philosophical perspective of Plato regarding irrationality. अब यहाँ पे ना डॉड्स अपने जो आइडियाज हैं, इनको एक रेफरेंस दे रहा है प्लेटो की, कि प्लेटो ने जो उसके वर्क्स हैं रिपब्लिक एंड फेडरस, इन पे मैंने वीडियो बनाया है, यू कैन गो एंड चेक आउट, मैं यहाँ पर लिंक अटैच कर दूंगी। Dodds discusses Plato's hierarchical model of the soul, which divides it into three parts. अब डॉट्स ये बात बता रहे हैं अपने रीडर्स को कि प्लेटो के हिसाब से ना जो सोल है, ह्यूमन सोल है, वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, which is a reason, spirit and appetite. रीजन होता है हमारा वो पार्ट जो रेशनल होता है, यानी कि हम हर चीज का रीजन ढूंढते हैं, हम खा रहे हैं तो क्यों खा रहे हैं, क्योंकि भूख लगी है, हम चल रहे हैं तो क्यों चल रहे हैं, कहीं जाना है। तो बेसिकली द रीजन, द रेशनल पार्ट ऑफ द सोल इज डिपिक्टेड एज द हाईएस्ट फैकल्टी। तो प्लेटो के हिसाब से रीजन हमारी हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट हमारी पावर है, रिस्पॉन्सिबल फॉर गाइडिंग द इंडिविजुअल टूवर्ड्स ट्रूथ एंड वर्च्यू, जो हमें सच्चाई के तरफ लेके जाती है। द सेकेंड इज स्पिरिट, जो सेकेंड डिविजन है, सेकेंड पार्ट है, वो है स्पिरिट। Situated in the spirited part of the soul, represents the emotional and passionate aspects of human nature. जो दूसरा है वो है हमारी स्पिरिट, यानी कि हमारी जो आत्मा है। अब उसमें क्या है, हमारा इमोशनल एस्पेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, हम हर चीज को एक इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाते हैं, तो चीजों को करने की चाह है, दैट इज द ह्यूमन नेचर। कभी वी आर हैप्पी, कभी वी आर सैड, द इमोशनल पैसेज ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। जो थर्ड है, दैट इज द एपेटाइट, located in the appetitive part of the soul, encompasses basic desires and impulses. Appetite वो पार्ट है जो हमारे impulses होते हैं, desires होते हैं, जो हम करना चाहते हैं। और कभी कभी जो पार्ट है appetite का, ये एक rational पार्ट को नहीं देखता है, कभी कभी to fulfill our desires, to fulfill our impulses, हम irrational पाथ पे भी चल जाते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, हम यहाँ पे बता दिया हमारे डॉट्स ने कि कैसे प्लेटो ने ह्यूमन सोल को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। नाउ ही डॉट्स बता रहे हैं कि प्लेटो आर्ग्यूज दैट द रेशनल पार्ट ऑफ द सोल शुड गवर्न द अदर पार्ट। ये कहते हैं कि जो हमारा रीजन वाला पार्ट है ना, इसी को बाकी के दोनों पार्ट्स को कंट्रोल करना चाहिए, ताकि हमारे जो इरेशनल डिजायर्स और इरेशनल इमोशंस हैं, यानी कि इमोशंस कौन सा था, जो सेकंड वाला था, और हमारा थर्ड था एपेटाइट, वो था हमारे डिजायर्स, तो हमारे रीजन को ही इन दो चीजों को कंट्रोल करना चाहिए, ताकि ये एक लिमिट में रहे, हम मैजिक और मिथ जैसी चीजों में बिलीव ताकि ना करें। Dodds explores how Plato views irrationality as a potential obstacle to achieving true wisdom. Dodds ये बता रहे हैं कि प्लेटो कैसे बताते हैं कि irrationality का जो बिहेवियर है,
जो कल्चर में इरेशनैलिटी आ जाती है, जो मिथ्स का बहुत एक्सेस यूज आ जाता है, ये कैसे एक ऑब्स्टेकल है, एक तरीके की इनके बीच में रुकावट है, जो हमें ट्रू विजडम अचीव करने से या मोरल एक्सेस अचीव करने से रोकती है। तो इफ आर रेशनल पार्ट, दैट इज आर रीजन, ये कंट्रोल करेगा अगर हमारे डिजायर्स एंड इमोशंस को, तो हमारे इरेशनल इम्पल्सेस पे हम कर सेल्फ कंट्रोल पा पाएंगे। रैपिंग अप द होल वीडियो, ये हमारी लास्ट स्लाइड है। Furthermore, Dodds examines Plato's critique of poetry and the arts, which he viewed as potential dangerous due to their ability to evoke irrational emotions and desires in the audience. अब डॉट्स लास्ट में आते हुए पहले तो प्लेटो के आइडियाज को एक तरीके से सपोर्ट कर रहे थे, अब लास्ट में प्लेटो के आइडिया को क्रिटिक कर रहे हैं, बता रहे हैं कैसे गलत समझते हैं। कि जब प्लेटो कहते हैं कि पोएट्री और जो आर्ट्स होती हैं अलग तरह की, ये एक डेंजरस आर्ट है, एक डेंजरस ये चीज है ह्यूमन कम्युनिटी की तरफ। क्यों? क्योंकि इससे ह्यूमंस में इमोशंस इवोक होते हैं, डिजायर्स इवोक होती हैं। प्लेटो बिलीव करते थे कि आर्ट को सेंसर कर देना चाहिए, आर्ट जैसे पोइट्री है, पेंटिंग्स है, इन सबको रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, ताकि ह्यूमंस एक रेशनैलिटी की तरफ बढ़ सके और वर्चुअस बिहेवियर को अचीव कर सके। तो इनके इसके साथ ये अपना चैप्टर हम रैप अप करते हैं। इससे में पता चला कि प्लेटो के जो आइडियाज है इरेशनैलिटी पे वो क्या है, और कैसे वो कहते हैं कि एक विजडम पाने के लिए हमें आर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर लेना चाहिए। Thank you for watching. Do not forget to subscribe if you like the video. Comment down if you want video for any other text of the syllabus. Thank you guys.